नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ पांडे और आपका स्वागत करता हूं मैं चिट्ठी मीडिया हिंदी पर। आज हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान हमसे जुड़े हैं बातचीत करने के लिए। मैं सबसे पहले परिचय दे देता हूं। आप हैं सहगियो जी और आपके साथ अमित जी जुड़ रहे हैं। आप दोनों लोगों ने मोदी स्टोलन माय मास्क के नाम से किताब लिखी है जो इस वक्त बेस्ट सेलर है, काफी पॉपुलर है, काफी चर्चा में है। तो हम आप लोगों से बात करेंगे। साथ ही साथ सहगियो जी के बारे में मैं थोड़ा सा और परिचय दे दूं। आप गोवा क्रॉनिकल के फाउंडर है। तो बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का हमारे चैनल पर। थैंक यू, शुक्रिया जी। तो सबसे पहले मेरा सवाल सहगियो जी आपसे रहेगा कि आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आई एम परफेक्टली ओके। ये जो कोविड का जो ये मसला चल रहा है देश में और बाकी सब विदेश के राज्यों में, मुझे मौका दिया है कि मैं अमित बगारिया के साथ जुड़ सकता था और अपना ये किताब भी लिख सकता था। सो दिस इज माय फर्स्ट नॉन फिक्शन बुक और मुझे बहुत ही अच्छा लगा अमित के साथ मिलके ये काम करने में। तो आई एम ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड एज अनिल कपूर वुड से। जी, अब हम अमित बगारिया जी से थोड़ी सी बात कर लें। पहले सबसे पहले सर आपका स्वास्थ्य कैसा है और उसके बाद फिर हम आगे की बातचीत करेंगे। सौरभ जी, मेरा स्वास्थ्य तो एकदम बढ़िया है और बल्कि मैं इसलिए बहुत खुश हूं कि अभी 3 दिन पहले ही मेरी बेटी की शादी भी हमने एक छोटे रूप में की, घर से की, क्योंकि कोविड में हम बड़ी शादी कर नहीं सकते थे। लेकिन मैं दूसरे लोगों के स्वास्थ्य के बारे में बात करना चाहूंगा। अभी मेरे को बहुत चिंता हो रही है। मेरे को इसलिए चिंता हो रही है क्योंकि लास्ट करीब 15 दिन से व्हाट्सएप में मैसेजेस आने चालू हो गए हैं जहां पे लोग पार्टी करना चालू कर दिए। और अगर मैंने थोड़ी एनालिसिस की है इसके बारे में, जिन फैमिलियों में कोविड के कारण बहुत कुछ ना कुछ फैमिली मेंबर सफर किए थे या किसी की डेथ हुई थी, वो तो अपने चुपचाप घर में बैठे हुए हैं, वो प्रिकॉशन ले रहे हैं। लेकिन जिन फैमिलियों में कोविड का कोई ज्यादा असर नहीं हुआ, वो तो अब ये सोचने लग गए कि मेरे को तो कुछ नहीं होगा, सेकेंड वेव में नहीं हुआ, अब क्या होगा, और वो एकदम लापरवाही करने लग गए। ये बहुत ज्यादा गलत बात है क्योंकि आप ऊपर वाले को और अपने फेट को चैलेंज नहीं कर सकते। ये बहुत गलत बात है और आपकी लापरवाही की वजह से और लोग को भी नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए अभी कोविड सेकेंड वेव खत्म नहीं हुई है। अभी भी दिन में 50-60 हजार केस इंडिया में आ रहे हैं जी। और लोग, सैकड़ों लोग, करोड़ों लोग गाली देते हैं मोदी जी को कि मोदी जी ने जनवरी में अनाउंस किया था कि कोविड इंडिया में खत्म हो गई है। जनवरी में तो केसेस सिर्फ 21,000 थे। तो 21,000 में अगर मोदी जी ने कहा कि कोविड फर्स्ट वेव खत्म हो गई है तो वो गलत बात थी। लेकिन आज 62,000 केस में आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप पार्टी कर रहे हैं, आप बारों में जा रहे हैं, रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, ये ठीक बात है? तो ख्याल रखना बहुत जरूरी है। जी, उम्मीद करते हैं सब लोग ख्याल रखेंगे और इन बातों का विशेषकर, क्योंकि अभी खतरा टला नहीं है, पहले से हुआ है। बहरहाल अब आगे हम बढ़ते हैं और सवाल करते हैं सहगियो जी से। सहगियो जी, आपकी किताब के बारे में मैं पहला सवाल आपसे करूंगा कि बड़ा इंटरेस्टिंग सा नाम है, मोदी स्टोल माय मास्क। क्या है इस किताब के अंदर, विषय क्या है इसका, और इतना रोचक नाम रखने के पीछे की जो वजह है उसको हम जानना चाहेंगे। ये नाम जो है एक्चुअली अमित बगारिया ने टाइटल दिया है इस बुक को, और इसी कारण की वजह से और अमित के राइटिंग स्टाइल की वजह से मैं इस किताब के साथ जुड़ा हूँ। ये टाइटल जो है मुझे बहुत बढ़िया लगा कि अमित क्या कहना चाहते हैं इस बुक के साथ। और उसने इनिशियली जो चैप्टर्स मुझे दिया था, जो हमने गोवा क्रॉनिकल में कैरी किया था, उसका जो डेटा था, उसका जो डिटेल्स था, वो बहुत ही बढ़िया था एंड इट वाज वेरी गुड फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ अ रीडर। इसलिए मैंने सोचा, अमित से पूछा भी था कि अमित, कैन आई बी अ पार्ट ऑफ दैट बुक? क्या मैं आपके साथ जुड़ सकता हूँ और ये किताब दोनों एक साथ लिख सकते हैं? क्योंकि मुझे भी एक किताब लिखना था और मैं चाइना और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में रिसर्च कर रहा था पिछले 15 महीने से, और बहुत सारी जानकारी मैंने प्राप्त की है। और अमित ने बोला हाँ, और मैंने आई गॉट एक्साइटेड अबाउट इट। मोदी स्टोल माय मास्क एक बहुत ही इम्पोर्टेंट किताब है लोगों को पढ़ने के लिए,
क्योंकि लोग मान सकते हैं कि कोरोना पैंडेमिक में और ये कोविड-19 पैंडेमिक में जो इंडिया के साथ हुआ था, जो लोग बोलता है सेकेंड वेव, ये एक्चुअली सेकेंड वेव था नहीं, ये एक सुनामी था, वेव नहीं था। वेव बहुत छोटा चीज होती है, ये एक सुनामी जिसको कोई भी सरकार होता था, चाहे वो इंडिया का है या किसी और देश का सरकार होता था, बहुत ही डिफिकल्ट होंगे, would have been very difficult for them to actually control it. उनको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल होता था। और हमने ये सब डेटा क्वेश्चंस जो पब्लिक के पास था, पब्लिक के पास बहुत सारे विचार थे, बहुत सारे प्रश्न थे, हमारे पास भी बहुत सारे प्रश्न थे कि क्या मोदी गवर्नमेंट में हम इंडियंस को डिसअपॉइंट किया है, हैज ही फेल्ड अस, क्योंकि ये सब लोग बोल रहे थे कि इन मोदी हैज फेल्ड अस, द इंडियन गवर्नमेंट हैज फेल्ड अस, और इंडिया इज इन अ वेरी बैड कंडीशन। So we needed to find answers, और ये answers पाने के लिए अमित ने ये बुक शुरू किया था और मैं उसके साथ जुड़ गया था जी। तो ये किताब में आपको जो भी क्वेश्चंस आपको था वो फैक्ट्स और डेटा के साथ मिल गया आपको। जी अमित जी की तरफ मैं रुख करूंगा, आपको ये नाम कैसे सूझा, इतना इंटरेस्टिंग सा, बिल्कुल यूनिक सा, और इसके पीछे मतलब क्या कहानी थी? सौरभ जी, इसमें ये बात है कि करीब मार्च मिडिल में ही लोग अगेन व्हाट्सएप ग्रुप्स में मैसेजेस डालने लगे, मोदी हैज डन दिस, मोदी हैज डन दैट, मोदी डिड कुंभ मेला, मोदी डिड इलेक्शन रैली, मोदी डिड नॉट बिल्ड इनफ हॉस्पिटल बेड्स, मोदी डिड नॉट प्रोवाइड इनफ ऑक्सीजन। मतलब मोदी 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 मोदी, मतलब आपने घर में रोटी दाल बनाई है, वो ठंडी हो गई तो उसके लिए भी मोदी का ब्लेम जा रहा था। तो इसलिए जब मैंने किताब लिखने के डिसाइड किया कि मैं किताब ये लिखने वाला हूँ, तो मैंने ये सोचा कि अगर कल को भगवान न करे किसी को कोविड हो जाए तो वो ये एक्सक्यूज बनाएंगे दैट आई डिड नॉट वेयर मास्क बिकॉज मोदी स्टोल माय मास्क। काफी मतलब सुनने में काफी रोचक लग रहा है मुझे ये चीज। उम्मीद करता हूँ दर्शक भी इसको एंजॉय कर रहे होंगे और समझ रहे होंगे इसके पीछे का जो लॉजिक है। अब मैं सैदी जी से पूछना चाहूंगा कि क्या आपको लगता है कोविड के दौरान, चाहे वो फर्स्ट वेव हो चाहे सेकेंड वेव हो, उस दौरान मोदी जी की जो भूमिका रही है एज ए प्राइम मिनिस्टर, एज ए लीडर, उन्होंने बखूबी निभाई है या लोगों की तरफ से भी लापरवाहियां हुई है जिसकी वजह से ऐसी सिचुएशंस का हमें सामना करना पड़ा जिसमें पेंडेमिक का इतना विभत्स रूप हमें देखने को मिला? सौरभ, एक लीडर का एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि जो भी हादसा होता है, जो भी घटनाएं होता है, एक लीडर अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। सो इन द सिचुएशन ऑफ द पैंडेमिक इन इंडिया, द बक एक्चुअली स्टॉप्स एट नरेंद्र मोदी at all times. He is the chief executive officer of the country. So if there is a failure or a mismanagement, जो हुआ है, Modi is answerable to the people of this country by virtue of that position he sits on. But what is important to understand, ये जानना जरूरी है कि क्या सब गलतियां मोदी की गलतियां है? Of course, there was been errors by the Modi government, and that is what we have highlighted in the book. हमने यही डाला है बुक के अंदर कि मोदी गवर्नमेंट ने क्या गलतियां की है। But मोदी गवर्नमेंट alone is not the one who made mistake. वो काफी गलतियां नहीं किया है, बाकी सब लोग भी किया है। It is actually a pandemic. ये जो पैंडेमिक था वो वायरस का हेल्थ क्राइसिस था, लेकिन जो हुआ है देश के अंदर, ऑपोजिशन से लेकर मीडिया को लेकर, फॉरेन मीडिया को लेकर, फार्मर प्रोटेस्ट को लेकर, ये सब लेकर एक पैंडेमिक प्लान किया गया था कि इंडिया को नीचा दिखाने के लिए, कि इंडियन लोगों को अंदर ये फियर, केओस, कंफ्यूजन डालने के लिए कि मोदी सरकार आपके खिलाफ है, मोदी सरकार आपके साथ काम नहीं कर रहा है, मोदी सरकार ने आपको फेल किया है। दैट इज द माइंडसेट दैट दे हैव यूज्ड। तो हमने ये सब चीजों को एक्सपोज किया है। आपको ये जानना जरूरी है कि जो पैंडेमिक था वो एक बायो वेपन था चाइना के थ्रू, और जो हुआ था देश के अंदर वो एक पैंडेमिक था जो इंडिया में बैठे हुए चाइनीज एजेंट्स ने किया है कि इंडिया को ग्लोबली दिखाओ कि इंडिया क्रश हो रहा है, लोग मर रहे हैं, क्रेमेटोरियंस के पिक्चर्स दिखाओ कि इंडियन के लोग को कोई विश्वास नहीं है नरेंद्र मोदी के ऊपर। That is exactly what the entire game plan was, and that's what we expose in the book. We expose everybody connected. जी,
और मैं इसमें एक ऐड करना चाहूंगा, जो सावियो जी ने बहुत करेक्ट बात बोली पैंडेमिक के बारे में। आपको डेफिनेटली कांग्रेस के टूल किट के बारे में तो जानकारी होगी, जी बिल्कुल। क्योंकि टूल किट की खबर पूरे देश भर में फैली थी। लेकिन आपको ये हो सकता है आश्चर्य हो कि टूल किट एक्सपोज होने के 4 दिन पहले यही बुक मोदी स्टोल माय मास्क के एक चैप्टर का एक्सर्प्ट मैंने लिखा था, और सावियो ने गोवा क्रॉनिकल में इसको छापा था। और उस एक्सर्प्ट में मैंने जो बातें लिखी हैं वो सब बातें उसके 4 दिन बाद टूल किट में एक्सपोज हुई। इसमें 2 खास बातों के बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा। एक तो जो नवनीत कालरा बहुत फेमस हुआ है, जो दिल्ली के रेस्टोरेंट्स और दुकानों का मालिक है, खान चाचा रेस्टोरेंट वगैरह का मालिक नवनीत कालरा, जिसके वेरियस लोकेशंस में 7,500 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर दिल्ली पुलिस ने जब्त किए। उसने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स नवंबर में इंपोर्ट किए। नवंबर में सेकेंड वेव करीब करीब 45% रिड्यूस हो चुका था सितंबर के पीक से, और फर्स्ट वेव में कोई भी ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर या ऑक्सीजन की शॉर्टेज कहीं पे भी नजर नहीं आई थी। तो जब फर्स्ट वेव में ऑक्सीजन शॉर्टेज नहीं नजर आई थी, तो सेकेंड वेव में तब नवंबर में 7,500 कॉन्सेंट्रेटर इन्होंने क्यों इंपोर्ट किया। दूसरी बात, फरवरी 6 को कांग्रेस पार्टी ने इश्तेहार निकाले और प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि वो 5 लाख सोशल मीडिया वॉरियर रिक्रूट करेंगे। 5 लाख। पूरे के पूरे फेसबुक कंपनी में 58,000 एम्प्लॉई हैं, और मतलब फेसबुक में जितने एम्प्लॉई उससे 8.5 गुना लोग कांग्रेस खाली अपने सोशल मीडिया सेल में रिक्रूट उन्होंने किया, कांग्रेस पार्टी ने। और कांग्रेस ने बोला वी वांट टू काउंटर द बीजेपी आईटी सेल। बीजेपी आईटी सेल में जहां तक हमारी नॉलेज है खाली 15,000 लोग हैं, तो बीजेपी आईटी सेल से 33 गुना लोग उन्होंने क्यों हायर किए जस्ट 32 डेज बिफोर द सेकेंड वेव ऑफ कोविड स्टार्टेड। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसके बारे में इंक्वायरी कमेटी बैठनी चाहिए कि इन लोगों को सेकेंड वेव का पहले से कैसे पता था। हाउ वाज इट अ प्लैंडेमिक एंड नॉट अ पैंडेमिक। जी, और आपने पैंडेमिक की बात करी, इसमें एक बहुत दिलचस्प बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ऐसा हमने देखा जब कांग्रेस टूल किट लीक होता है उसके बाद से सडन जो हाय तौबा मचाया गया था मीडिया में और भी तमाम जगहों पे कोरोना को लेकर के, उसमें अचानक से गिरावट देखने को मिली है और जनजीवन काफी सामान्य हो गया है। तो कहीं ना कहीं इसका कनेक्शन उस चीज से तो नहीं जुड़ा हुआ है जैसा कि आप कह रहे हैं कि ऐसा क्यों किया गया? ठीक बोल रहे, एकदम ठीक बोल रहे हैं, एकदम ठीक बोल रहे हैं। जी, और शैली जी मैं एक सवाल और करना चाहूंगा। आपने कहा कि चाइना के द्वारा ये बायो वेपन था। इंडिया में बहुत सारे ऐसे जर्नलिस्ट हैं, बहुत सारे ऐसे राइटर्स हैं जो ये चाइनीज वायरस कहने पे गुस्सा कर जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। उनको उनका कहना है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं कहना चाहिए, ठीक बात नहीं है, ये चाइनीज वायरस नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम वही लोग कोरोना का जो सेकेंड वेव आया उसको इंडियन वेरिएंट के नाम से काफी पॉपुलरिटी दी उन्होंने, इंडियन वेरिएंट कहकर उसको बुलाया। तो अगर चाइनीज वायरस कहना गलत है तो इंडियन वेरिएंट कहना सही कैसे हो जाता है? क्या है ना सौरभ कि ज्यादा से ज्यादा लोग चाइनीज नूडल्स खाते हैं आजकल। ओके, चाइनीज नूडल खाने से आदमी का दिमाग भी चाइनीज की तरह सोचना लगता है। तो यहाँ पे वो इंडियन फूड ज्यादा खा नहीं रहे थे, इसलिए जब इंडियन वेरिएंट का नाम आते हैं तो वो इंडियन वेरिएंट ही ले रहा था। लेकिन चाइनीज नूडल्स खा खा के उन लोगों का सोच भी चाइनीज की तरह हो जाएगा कि हमें चाइनीज को सपोर्ट करना चाहिए। इसलिए लोग बोल रहे थे कि ना हम चाइनीज वायरस मत बोलो, चाइना का रेस के खिलाफ है। ट्विटर भी वही बोल कर रहा था कि अगर आप चाइनीज वायरस डालते थे हैशटैग, ट्विटर आपको ब्लैकलिस्ट करता था या शैडो बैन करता था। प्रॉब्लम क्या है बोलने में? वायरस तो वुहान लैब से ही निकला है, चाहे चाइना कुछ भी बोले, यही तो सच है। हमने इतने सारे आर्टिकल्स लिखे गोवा क्रॉनिकल के ऊपर, अपने किताब में भी लिखा है चाइना के इन्वॉल्वमेंट में बारे में। अमित और मैं एक नया किताब लिख रहा है चाइना और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। उन लोगों ने क्या किया था उस समय, पिछले 15 महीने उससे पहले ये पैंडेमिक को लेकर। चाइना ने ये
वायरस अपने घर के अंदर लेकर आया है। ये एक वॉर है, ये एक्ट ऑफ टेररिज्म है। जो चाइना ने किया है वो टेररिज्म है। यदि चाइना को वॉर करना चाहता था इंडिया से या किसी और राज्य से, वो अगर बॉर्डर पे आर्मी के साथ वॉर करता था, रिस्पेक्ट करता था मैं उन लोगों को। पर अभी मासूम लोगों को इस वॉर के अंदर खींच के लेकर आया चाइना ने। ये बायो वॉरफेयर। क्यों? चाइना क्या सोचता है कि वो सारे राज्य पे राज करेंगे और बाकी सब राज्य चुप बैठ के रहेंगे? चाइना को नीचा गिराना अपना कर्तव्य है और चाइना को हम नीचे लेकर ही आएंगे, क्योंकि ये जो चाइना ने किया है बायो वॉरफेयर के साथ अपने बच्चों और अपने परिवार लोगों के साथ, उनको हराना जरूरी है और उनको देश के पूरे विश्व में नंगा करना जरूरी है। नंगा का मतलब उनका सच बाहर निकालना है। जी, लेकिन और सौरभ जी, ये आपने पूछा जर्नलिस्ट, ये जर्नलिस्ट नहीं है, ये जर्नलिस्ट है। ये जलते हैं मोदी जी से, ये जलते हैं मोदी गवर्नमेंट के लोगों से जो कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में या जेएनयू में नहीं पढ़े। तो कैसे ये गंवार मोदी कहाँ पढ़े मालूम नहीं, कैसे ये प्रधानमंत्री बन गए, जलते हैं, इसलिए जर्नलिस्ट है। जी, एक मतलब इसी से जुड़ा मैं सवाल ये करना चाहूंगा कि जैसा कि आप लोगों ने किताब में भी जिक्र किया इन तमाम चीजों का, तो इसका रिसर्च का जो सोर्स रहा वो क्या रहा, या फिर ये सारी चीजें आपने शक के बिना पे लिखी है, आपको ऐसा लगता है इसलिए लिखा गया है, या इसके पीछे कोई रिसर्च रही है? इतने कम टाइम में आप लोगों ने किस तरीके से इस किताब को पूरा किया? पूरी की पूरी किताब में खाली एक चीज ऐसी है जिसका कोई सोर्स नहीं है, और वो चीज है, हमने एक स्पेक्यूलेट किया है कि अजीत डोवल साहब, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल साहब ने, जब इंडिया को वैक्सीन की समस्या हो रही थी और बाइडेन गवर्नमेंट ने वैक्सीन के रॉ मटेरियल सप्लाई करना बंद कर दिया था, उसके बाद हमारे फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर ने अपने काउंटर पार्ट से बात की और वो मामला नहीं सुलझा। तब अजीत डोवल साहब ने अपने काउंटर पार्ट से, जेक सलिवन से, जो वहां के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, उनसे बात की और मामला सुलझ गया। तो उसमें एक स्पेकुलेशन हमने किया है कि उन दोनों में क्या बातचीत हुई होगी। बाकी हर चीज किताब में इज बेस्ड ऑन डेटा विच इज अवेलेबल इन पब्लिक डोमेन। कुछ कुछ हमने अपने इंट्रोडक्शन में ही लिख दिया है कि ये कौन से वेबसाइट से ये डेटा है। मोस्ट ऑफ इट इज बेस्ड ऑन नंबर्स विच आर फॉलोड बाय ऑल मीडिया आउटलेट्स इन इंडिया। आवर वर्ल्ड इन data.org है, या worldmeters.info है, या covid19india.org है। मेन सोर्स ऑफ डेटा इज दीज 3 वेबसाइट्स। जी, सैयद जी, एक सवाल आप अभी, जैसे हमारी आपकी बात हो रही थी, तो आपने कहा चाइनीज वायरस को लेकर के, तो उससे ही जुड़ा मेरा सवाल है कि भारत तो चाइना से एक राइवलरी की चली रही है, बहुत पुरानी हमारी अदावत है उनके साथ, लेकिन क्योंकि ये कोरोना ने पूरे वैश्विक समुदाय को प्रभावित किया है, तो क्या विश्व के बाकी देश भी चाइना के अगेंस्ट खड़े होंगे, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी, या बात सब कुछ सामान्य होने के बाद आई गई होकर रह जाएगी? आपको क्या लगता है? सौरभ, चाइना एक बहुत ही पावरफुल कंट्री है और चाइना का जो प्लान है ये 1, 2 या 5 साल का प्लान नहीं था। वो पिछले 30+ years के, it's been a plan for 30 years. Since 1984, China's been working on bio warfare. There are a lot of documentations available that indicate what China was doing, what was happening in their labs, and what was the bio warfare program that they had. जो वो खेल रहा था उसके साथ experiments really. चाइना का सोच ये है कि उसको एक ग्लोबल इकोनॉमिक पावर बनना है और एक ग्लोबल सुपर पावर। तो यदि आप चाइना का ट्रेजेक्टरी देखोगे पिछले 30 साल में, आप देखोगे कि चाइना हर राज्य में कहीं ना कहीं उन लोगों का हाथ है, either through money and investments in companies, either through technology, either through products, selling of their products. Something as simple as Chinese applications and apps, being widely used around the world. China is everywhere. That's what people have not understood. China has come very slowly and captured a lot. बहुत सारे राज्यों को कैप्चर किया। जैसे अगर आप श्रीलंका का मसला देखोगे, अभी श्रीलंका का मसला था कि उनका पोर्ट जो है, चाइना ने उनको पैसा दिया था बनाने के लिए,
अभी चाइना क्योंकि श्रीलंका पैसा वापस दे नहीं पा रहा है, तो चाइना उस पोर्ट को कब्जा किया है और वहां पे क्लोज टू इंडिया एक आइलैंड बनाना चाहते हैं जो ओनली मेंट फॉर चाइनीज। तो श्रीलंकन बंदा जो है वहां पे, वो उनको भी उस पोर्ट पे आने के लिए चाइना परमिशन लेना पड़ेगा आखिर। तो चाइना का एक विजन है कि वो पूरे वर्ल्ड पे कब्जा करना चाहते हैं। उनको यूएस हराना उनका प्राइम मकसद है। वो सोचा था कि क्या हम, अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री को देखोगे वर्ल्ड वॉर के समय तक, सारे के सारे वर्ल्ड वॉर्स यूरोपियन और वेस्टर्न लोग कंट्रोल करते थे। चाइना चाहते थे कि वो अपना अपना हक कैसे जमा सकता था, इसलिए वो बायो वेपनरी में अपना एक्सपेरिमेंट चालू किया था, स्पेस टेक्नोलॉजी में ज्यादा पैसा खर्च किया है। साइबर, चाइना का साइबर इन्वेस्टमेंट, जो साइबर टेक्नोलॉजीज और साइबर वॉरफेयर जो होने वाला है, चाइना बहुत आगे निकल चुका है। तो बाकी राज्यों को ये अपने दिमाग में रखना जरूरी है कि यूएस वो पावर नहीं रह चुका है, यूएस भौंकता रहता है, पर यूएस के पास ज्यादा पावर नहीं, क्योंकि यूएस को भी चाइना ने घेर रखा है पैसा देकर। जी, तो इन चीजों में इंडिया पिछड़ कहाँ रहा है? दोनों एशिया के बड़े कंट्री हैं। इंडिया जो है, इंडिया पोजीशन विद चाइना, आइडियली इंडिया और चाइना एलाइज होना चाहिए था, पर वो एलाइज नहीं है, क्योंकि इंडिया यूएस के साथ ज्यादा जुड़ा गया है, क्योंकि यूएस इज द वेस्ट कंट्री, इट वाज अ सुपर पावर। चाइना अभी फिलहाल हमारा एलाई नहीं हो सकता है, क्योंकि चाइना हैज गॉट अ वेरी डोमिनेंट नेचर, चाइना को कंट्रोल करना चाहता है, कब्जा करना चाहते हैं, तो इंडिया उसके साथ हाथ नहीं जोड़ सकता है। इंडिया को चाइना के साथ मुकाबला करना जरूरी है, पर इंडिया डिप्लोमेटिकली ये मुकाबला करना चाहिए, अग्रेसिवली नहीं, असर्टिवली करना चाहिए। पर चाइना को अगर हराना है तो चाइना के भीतर जाकर चाइना को कम्युनिस्ट रिजीम से डेमोक्रेसी बनाना जरूरी है, और वो काम हो रहा है। चाइना कहीं ना कहीं कुछ सालों बाद डेमोक्रेसी बनेगा, क्योंकि चाइना के लोग खुद गवर्नमेंट के खिलाफ खड़ा हो जाएगा। जी अमित जी, अब मैं थोड़ा सा आपकी किताब की तरफ फिर से रुख करूंगा। जैसा कि वैक्सीन को लेकर के देश में तमाम तरीके की भ्रामक बातें की गई, जिनमें से एक भी था, कुछ लोगों ने कहा मैं लगवाऊंगा, कुछ लोगों ने कहा नहीं लगवाऊंगा, कुछ लोगों ने इसके साइड इफेक्ट्स की खबरें भी चलाई। तो क्या आपकी किताब में वैक्सीन को लेकर के भी कुछ है, या आप वैक्सीन के बारे में कुछ कहना चाहते हो तो आप प्लीज आपका स्वागत है। सौरभ जी, हमारी किताब का सबसे बड़ा चैप्टर वैक्सीन के ऊपर ही है, क्योंकि हमने ये, साबिया और मैंने ये रियलाइज किया कि बाकी सब चीजें जैसे ऑक्सीजन शॉर्टेज हो, रेमडेसिविर हो, हॉस्पिटल बेड हो, ये हो वो बातें तो जल्दी खत्म हो जाएंगी, लेकिन वैक्सीन वाली बातें जल्दी खत्म नहीं होगी, क्योंकि वैक्सीन ही ऐसी चीज है जो प्रिवेंट कर सकती है कि आपको कोविड-19 हो जाए, या अगर हो भी तो बहुत माइल्ड रूप में हो। इसलिए सबसे बड़ा चैप्टर वैक्सीन के बारे में है, और हमने उसमें हर बात के बारे में जिक्र किया है, चाहे वो ये प्रश्न हो कि हमने, इंडिया ने वैक्सीन को एक्सपोर्ट क्यों किया, कितना किया, किसको किया, इसका करने का क्या मतलब था, और इंडिया में प्रोडक्शन स्लो क्यों हुआ और अब तेजी से आगे कैसे बढ़ रहा है, इंडिया में कितने वैक्सीन की रिक्वायरमेंट है। इसमें हमने ये भी लिखा है सौरभ जी कि जो गवर्नमेंट का अजम्पशन है कि इंडिया में, एग्जैक्ट नंबर उन्होंने दिया नहीं है, लेकिन जो बातें हुई उन्होंने कहा है कि 220 करोड़ करीब वैक्सीन डोजेस लगेंगे, और खाली दिसंबर 31 तक एवरीबडी कैन गेट वैक्सीनेटेड। हमने किताब में ये लिखा है कि ये गलत है। गवर्नमेंट का ये जो अजम्पशन है ये इसलिए गलत है क्योंकि 27.27% ऐसे लोग हैं जो वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। वो वैक्सीन इसलिए नहीं लगवाएंगे क्योंकि उन्हें वैक्सीन से डर लगता है, या वैक्सीन के बारे में उन अफवाहों के बेसिस पे उनको कोई गलतफहमी है। और करीब 3.5% ऐसे लोग हैं जिनके पास वैक्सीन पहुंच ही नहीं पाएगा। तो वो पॉपुलेशन को आप हटा दीजिए,
और हमने पॉपुलेशन खाली 18 प्लस का नहीं लिया, हमने 2 प्लस का पॉपुलेशन लिया है, दैट एवरीबडी अबव द एज ऑफ 2 हु वांट्स टू गेट द वैक्सीन डन। और तब कैलकुलेट करके उसके आंकड़े आते हैं 188.8 करोड़, कि हमको 188.8 करोड़ वैक्सीन ही चाहिए। और हमने पूरा वैक्सीनेशन प्रोग्राम मैन्युफैक्चरर्स का, हर मैन्युफैक्चरर का लेके, और उसकी अवेलेबिलिटी कब कब होगी उसको कैलकुलेट करके ये प्रोजेक्ट किया है कि अगर नर्सेस की शॉर्टेज नहीं हो और वैक्सीनेशन सेंटर्स की शॉर्टेज नहीं हो, नर्सेस की मतलब कोई ना कोई वैक्सीन देने के लिए नर्स या टेक्नीशियन चाहिए, अगर उसकी शॉर्टेज नहीं हो और वैक्सीनेशन सेंटर्स की शॉर्टेज नहीं हो, तब 17 अक्टूबर, मतलब आज से खाली 4 महीने से भी कम, 17 अक्टूबर तक एंटायर 18 प्लस पॉपुलेशन कैन गेट वैक्सीनेटेड, और 16 नवंबर तक एंटायर 2 प्लस पॉपुलेशन कैन गेट वैक्सीनेटेड। जी, और शैलेश जी, मैं अब आपकी तरफ रुख करूंगा। एक सवाल वैक्सीनेशन से, जैसा अभी जब भी बता रहे थे, अपने आंकड़े उन्होंने प्रस्तुत किए, उसी में मेरा एक सवाल छोटा सा ऐड ऑन करना चाहूंगा कि बच्चों को लेकर के वैक्सीन जो अभी मतलब वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है उसमें बच्चों को लेकर के कोई गाइडलाइन नहीं आई है, तो क्या बच्चों को इस पूरे दायरे से बाहर रखा जाएगा या उनके लिए भी कोई प्लानिंग चल रही है जिसपे काम किया जा रहा हो? वेल सौरभ, बच्चों के बारे में प्लानिंग हो रही है राइट नाउ। ज्यादा से ज्यादा अगर आप देखोगे, नॉट ओनली इन इंडिया बट द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, there's not been much infection as far as children are concerned, but we don't know the trajectory of the virus and the mutation of the virus yet. So it is always better to be preventive in terms of identifying what are the problems that could arise to children, because यदि आप देखोगे पहले कोविड कोरोना वायरस सीनियर सिटीजन्स को टारगेट कर रहा था, उसके बाद द एज ग्रुप ऑफ 18 to 45 to 50 years of age, there is all probability that a mutation could happen to children as well. ये लेकर अगर आप प्लान करोगे, then you will have to work for a vaccine for children as well. And I think the Covaxin has been doing just that. They're trying to work on getting a solution for children vaccine, and I think that's what they are doing. Bharat Biotech is working on a child vaccine. Yeah, the studies, the clinical trials have already started for the 15 to 18 age group. Correct. So 15 to 18 age group के clinical trials already start हो गए, और आशा ये है कि 1.5 महीने के अंदर इस एज ग्रुप को भी अप्रूव कर दिया जाएगा। और एक बात और जरूरी है कि आज के दिन खाली 19 देश ऐसे हैं जिसमें 12 एज ग्रुप 12 से लेकर 18 को वैक्सीन दिया जा रहा है। ओनली 19 कंट्रीज। दुनिया में खाली एक ही देश है जो कि कहता है कि वो 3 साल के ऊपर की उम्र के लोगों को वैक्सीन दे रहा है, वो चाइना। लेकिन चाइना को कौन बिलीव करेगा? करेक्ट जी, चाइना तो ये भी नहीं कहता कि हमने वुहान से हमारे लैब से निकला हुआ है कोरोना, वो तो इससे भी खारिज करता है इस बात को। नहीं, उससे भी ज्यादा बढ़िया बात ये है ना सौरभ जी, कि जब चाइना में लोग को कोविड हो ही नहीं रहा है, लोग मर ही नहीं रहे, तो वो वैक्सीन दे क्यों रहे? राइट। और ये बहुत आश्चर्यजनक चीज है कि जिस कोरोना से पूरी दुनिया में इतने सारे लोग मरे, चाइना में बहुत जल्दी मतलब इसका इम्पैक्ट खत्म। वुहान के बाद किसी और शहर में कोई ऐसी खबर ही नहीं आई, या फिर खबरें आती होंगी वो दबा देता हो। इस बारे में मतलब मुझे बड़ा कंफ्यूजन रहता है आप सबको। उनके हिसाब से तो 7 महीने में खाली 4 लोग मरे हैं चाइना में, जो कि अगर देखा जाए दूसरे देशों की तुलना में तो कुछ भी नहीं है। और अमित, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ जो अमित को भी पता नहीं, क्योंकि मुझे खाली 3 दिन पहले पता चला। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि बहुत से सारे चाइनीज डॉक्यूमेंट्स मेरे पास हाथ आ गए, जो अपना एक सोर्स है चाइना में, और वो चाइनीज डॉक्यूमेंट्स को हम ट्रांसलेट कर रहे हैं। जो ऑर्डर इशू किया था उनका ICMR इक्विवेलेंट, जो इंडिया का ICMR है, चाइना में भी एक मेडिकल अथॉरिटी है और मिनिस्ट्री भी है। तो इंटरेस्टिंगली एक नोटिफिकेशन आया था 23 जनवरी को। 23 जनवरी को 2 बहुत ही महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आया था। एक नोटिफिकेशन था ट्रैवल के बारे में, कि लोग वुहान के बाद बाकी सब चाइना के सिटीज में ट्रैवल नहीं कर सकते थे, पर वुहान से देश के बाहर, चाइना के बाहर जा सकते थे।
So that was one notification that came out. दूसरा notification जो आया था from the health services कि traditional Chinese medicine को हर province में लोगों को या citizens को लेना है. तो एक ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन का फॉर्मूला या मेडिसिन जो बना था और ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं चाइना के अंदर, उनको लेना जरूरी था. सो इट वाज अ नोटिफिकेशन दैट केम आउट दैट चाइनीज मस्ट टेक दिस कपल ऑफ प्रिकॉशनरी मेजर्स बाय टेकिंग ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन्स, एंड दिस केम आउट ऑन Jan 23rd, 2020. इनको कैसा पता चला उस समय पे and January 23rd that this particular medicine, traditional Chinese medicines, would help control the pandemic from spreading in other parts of China? That's number 2. Number 3, February के समय पे एक Chinese scientist जो People's Liberation of Army का scientist था, उसने एक पेटेंट के लिए, वैक्सीन का पेटेंट के लिए अप्लाई किया था. It was somewhere around the February 4th, 2020. ये पैंडेमिक अकॉर्डिंग टू चाइनीज रिकॉर्ड के थ्रू कब आया था? December 31st को फर्स्ट केस उन लोगों ने रिपोर्ट किया था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को. हाल ही में वो सच नहीं था क्योंकि केसेस November 15 ऑनवर्ड से था, पर फर्स्ट रिपोर्ट किया था December 31st. यानी कि 30 to 40 डेज के अंदर उन्होंने जेनेटिक सीक्वेंसिंग किया था वायरस के बारे में. ये भी तय किया है कि इस प्रकार का वैक्सीन का पेटेंट हम ले लेंगे. कैसा किया ये लोग? मिस्टीरियसली वो साइंटिस्ट मर गया था, he died. मतलब इसका मतलब ये समझा जाए कि उन्होंने सबसे पहले उसका उस वायरस को क्रिएट किया, उसका उन्होंने ट्रीटमेंट भी बना लिया. उनको लगा कि सारी दुनिया में जब सब लोग मर रहे होंगे उस वक्त हम अपनी बनाई वैक्सीन जो पहले से टेस्टेड थी, जो पहले से अप्रूव्ड थी उनके साइंटिस्टों के द्वारा, उसको हम पूरी दुनिया में बेचेंगे और पैसे भी बनाएंगे और दुनिया में तबाही भी लाएंगे इकोनॉमिकल लेवल पे भी. लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज ये कि जो चाइना का वैक्सीन है, जो बाकी सब राज्यों को दिया है, जैसे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को, दुबई, अबू धाबी के लोग सिनोफार्म का वैक्सीन ले रहा था, उन लोगों ने वैक्सीन, द वैक्सीन एफिकेसी इज वेरी बैड. चाइना का जो वैक्सीन है वो खराब है और यूएई ने अभी रिजेक्ट किया है उस वैक्सीन को. बाकी सब राज्य को भी रिजेक्ट करने वाला है चाइनीज. यूएई ने रिजेक्ट किया है. वियतनाम जो कि कम्युनिस्ट कंट्री है, और वियतनाम और फिलीपींस में पब्लिक प्रोटेस्ट हुए हैं सड़कों पे क्योंकि लोगों को वैक्सीन लेने के बाद बहुत डिफिकल्टीज हुई हैं. जहां पे चाइना का वैक्सीन दिया है वहां पे बहुत तबाही हुई है. जी, तो ये भी तो हो सकता है कि वो वैक्सीन के माध्यम से कुछ और भी दे रहा हो, वायरस का एक वेरिएंट जा रहा हो. हो सकता है जी. यार मुझे एक चीज बताओ सौरभ, कि चाइना को पीपीई किट्स इतने ज्यादा कहां से आए थे उस समय? जी. यदि आप चाइना के उस समय का जब वायरस का स्प्रेड चालू हुआ था, चाइना वाज द ओनली कंट्री सेलिंग पीपीई किट्स एट द मैक्सिमम along with masks. उनको कैसा पता चला कि इतने सारे पीपीई किट्स की जरूरत बाकी सब राज्य को होगा? प्लानिंग पूरी थी उनकी, इसके मतलब. ऑफ कोर्स. जी. ऑफ कोर्स, नो डाउट. सही है. एक सवाल इसी से जुड़ा और आ रहा है दिमाग में. WHO भी लगातार इन चीजों को लेकर के अलग अलग टाइम पे गाइडलाइन देता गया और उसकी, जैसा आप बता रहे हैं, चाइना के पास पीपीई किट कहां से आया, बाकी चीजें, वो जो कुछ भी कहता रहा उन सब चीजों में चाइना सबसे पहले सबसे आगे दिखता रहा. तो इसमें WHO का क्या रोल समझ पा रहे हैं आप? कुछ रहा है या सबको सबके हवाले छोड़ के? मैं आपको एक ही सेंटेंस में बोलूंगा कि WHO चाइना का पपेट है, दिखाव है, स्लेव है. डॉक्टर टेड्रोस जो है चाइना का ही पपेट का आदमी है, क्योंकि चाइना ने स्ट्रॉन्ग लॉबी किया था डॉक्टर टेड्रोस को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का डायरेक्टर जनरल पोस्ट पे आने के लिए. डॉक्टर टेड्रोस से पहले डॉक्टर मार्गरेट चैन था 10 साल के लिए. मार्गरेट चैन भी चाइनीज के ही नेशनल थे. तो चाइना ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन जैसे ग्लोबल बॉडीज को कब्जा किया है, वेरी स्ट्रेटेजिकली, वेरी क्लैंडस्टाइन. एक चीज आपको याद रखना जरूरी है,
कि एक हेल्थ क्राइसिस में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जैसा ऑर्गेनाइजेशन एक टाइमलाइन रखता है कि इस समय ये सब हुआ था, चाइना ने इस समय ये बोला था, हमने इस समय ये किया था। 4 महीने बाद पहला टाइमलाइन जो आया था जनवरी में, अप्रैल एंड में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अपना टाइमलाइन बदल दिया। टाइमलाइन बदलना यानी कि आपका पहला जो एफआईआर है, जैसे एक केस के बारे में, आपका पहला एफआईआर को आपने 4 महीना बाद बदल दिया कि एफआईआर को चेंज करो, ऐसा ऐसा हुआ है, और किसी ने कुछ नहीं बोला अभी तक। हमने एक्सपोज किया था और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोल रहे तो क्या हुआ, हमारा टाइमलाइन है, हम बदल सकता है। जी सही में हम आपकी बुक की तरफ आएंगे और आप आखिरी सवाल मैं करना चाहूंगा आप दोनों से एक एक करके। मैं चाहूंगा आप लोग जवाब दीजिए कि आपकी जो बुक है बेस्ट सेलर है, तो जाहिर सी बात है बहुत सारे लोगों ने पढ़ ली होगी अब तक, लेकिन जिन लोगों ने अभी तक आपकी किताब नहीं पढ़ी है उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि आपके किताब में ऐसा क्या सबसे खास चीज है जिस वजह से वो किताब जरूर पढ़े? सौरभ जी, इसमें खास चीज ये बात है कि सेकेंड वेव, जो कोविड-19 की सेकेंड वेव है, उसके वजह से कोई पॉलिटिकल लीडर, जैसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का नाम खराब हुआ है, तो और आप मोदी जी को नहीं लाइक करते हैं तो रहने दीजिए, कोई बात नहीं। आपका हक है कि आप कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को लाइक करें या नहीं लाइक करें, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया और जो हमारे यहाँ जो जर्नलिस्ट हैं, जो वल्चर्स हैं, जो गीदड़ हैं, उन्होंने मिलके जो भारतवर्ष का, जो इंडिया का नाम खराब किया है। अगर आपके पास अगर 50% भी इंडिया की तरफ कुछ लगाव है, इंडिया की तरफ कुछ प्रेम है, तब ये किताब आप जरूर पढ़िए, क्योंकि इस किताब को पढ़ के हो सकता है आप जो ये समझने लगे हैं कि इंडिया इज नॉट अ गुड कंट्री, हमको बाहर चले जाना चाहिए, हमको कनाडा माइग्रेट हो जाना चाहिए, हमको न्यूजीलैंड चले जाना चाहिए, इसका सच सामने आता है। जी जी शैली, मैं इसी सवाल पे आपका भी कमेंट चाहूंगा। एक चीज हमें जानना जरूरी है कि हम भारतवासी हैं, वी आर इंडियंस। चाहे हमारा रिलीजन यानी कि कास्ट, क्रीड, पॉलिटिकल प्रेफरेंस कुछ भी हो जाए, चाहे आप मोदी को हेट करते हो या राहुल गांधी को लव करते हो, उससे देश से क्या लेना देना है। चाहे आप मुसलमान हो या हिंदू हो या क्रिश्चियन हो, उसको देश से क्या लेना देना है। जो हेल्थ क्राइसिस हुआ है देश के अंदर, वो कोरोना वायरस आपको आकर पूछते हैं आप मुसलमान हैं, आप हिंदू हैं, आप क्रिश्चियन हैं। हाँ, अगर आप मुस्लिम हैं तो आपको अटैक नहीं करूंगा, अगर आप क्रिश्चियन हैं आपको अटैक नहीं करूंगा, हिंदू है चलो अटैक करेंगे। कोरोना वायरस पूछ के आता है नहीं। कोरोना वायरस पूछ रहे राहुल गांधी से कि अरे राहुल गांधी, हम कांग्रेस लोगों के साथ कोई बर्ताव नहीं करेंगे, हम कांग्रेस को अटैक नहीं करेंगे, क्योंकि कांग्रेस का दिमाग ऑलरेडी खराब है। कोरोना वायरस को अटैक करके और खराब नहीं होना चाहिए। कोरोना वायरस रे कर रहा है नहीं, कोरोना वायरस किसी जात को नहीं देखता है, ना कोई रिलीजन को देखता है, ना कोई बीजेपी या कांग्रेस प्रेफरेंस को देखता है। कोरोना वायरस एक हेल्थ क्राइसिस है, वो आपको देखता है आप इंसान है, चाहे वो आपके बॉडी के अंदर जा सकता है और डैमेज कर सकता है। कोई बच सकता था कोरोना वायरस से अभी तक? प्रॉब्लम यह है कि लोग ये नहीं समझते कि देश के अंदर जो हेल्थ क्राइसिस हो रहा है वो एक हेल्थ क्राइसिस है, और हमें ये सॉल्व करना चाहिए इंडियंस रहकर, एक एक नेशन की तरह इसको सॉल्व करना है। डिवाइड होकर सॉल्व नहीं कर पाएंगे हम। एक भी बंदा अगर अपने आप को वैक्सीनेट नहीं कर पा रहा है, या ये वैक्सीन, ये वायरस स्प्रेड होता जा रहा है, एक बंदा पूरा देश को फिर से सुनामी के और ले जा सकता है। प्रॉब्लम है कि हम सोचते नहीं देश के बारे में। अरविंद केजरीवाल आकर बोलेंगे चलो ये मोदी का वैक्सीन है, या अखिलेश बोलेगा मोदी का वैक्सीन है। इतने सारे झूठ वैक्सीन के बारे में लोग कर रहे हैं। अभी तक
क्यों कर रहे हैं ये लोग? ये तो इंसान है ना, अंत में हमारी ये तो भाई बहन है। अगर मरेंगे कौन उनको देखेंगे? फिर उनके परिवार को कौन देखेंगे? यार अपने ही पॉलिटिक्स में, अपने ही घरापन में लोग कुछ भी बोलते रहते हैं। ये वैक्सीन मत ले लो, मोदी ये कर रहा है, राहुल ये कर रहा है, क्या फर्क पड़ने वाला है? या इंसानियत को और इंसान को बचाना जरूरी है। लोग अभी सेकेंड वेव या सुनामी नीचे आ जाएगा, लोग फिर से बाहर जाएंगे बिना मास्क के, फिर से ग्रुप्स में जाएंगे। आपको अक्ल नहीं है? अगर आपको देश को बचाना है, पहले अपने आप को बचाना जरूरी है। आपको और अपने परिवार को बचाना जरूरी है, तो सावधान रहना जरूरी है। पर प्रॉब्लम यह है कि देश के अंदर हमारे पास डिसिप्लिन ही नहीं है। फिर कोई मरेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा या हॉस्पिटल बेड नहीं मिलेगा, फिर लोग चिल्लाएंगे मोदी स्टोल माय मास्क। पर खुद अपने आप को नहीं देखोगे कि आपने गलत क्या किया है। ब्लेम करना आसान होता है यार। जब कोई मरेगा आपके परिवार के अंदर, क्या मोदी आकर वहां पे रोने वाला है या राहुल गांधी आकर वहां पे रोने वाला है? आप अकेला अपने गम को लेकर जीना पड़ेगा आपको। इंसानियत को भूलो मत। ये हेल्थ क्राइसिस है और हेल्थ क्राइसिस में पॉलिटिक्स खेलना जरूरी नहीं है। पॉलिटिक्स बाकी सब समय पे करो। यहाँ पे अपने ही भाई बहन मर रहे हैं। आंखें खोलो अपना, क्या हो रहा है देश के अंदर, सच जान लो और ये मुसीबत से निकलो, नहीं तो देश आगे बढ़ने वाला नहीं है। शैलेश जी और अमित जी, मुझे लगता है कि हुआ क्या कि पीएम मोदी ने जैसा एक स्टेटमेंट भी दिया था कि आपदा को अवसर में बदलो, तो उन्होंने तो सकारात्मक वे में दिया था कि जो भी हमारे सामने चुनौतियां उनसे जूझकर हमें कुछ बेहतर क्रिएटिव चीज अगर कर सकते हैं तो करें। मुझे लगता है कि उनके जो विरोधी है, राजनीतिक विरोधी, वैचारिक विरोधी, उन्होंने इसको आपदा में अवसर तलाश लिया अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन, अपनी खोई हुई जमीन को पाने के लिए। इस वजह से ये सारी चीजें देखने को हमें मिली, चाहे वो लाशों के नाम पे प्रोपेगेंडा हो, चाहे वो ऑक्सीजन और रेमडेसिविर जैसे इंजेक्शंस की लेकर के जो भी कालाबाजारी हुई, इन सारी चीजों पे हो। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों ने जो मेहनत की है इस किताब के माध्यम से, वो हमारे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, लोग उसको पढ़ें और जाने कि किस तरह परत दर परत कॉन्स्पिरेसी रची गई और किस तरीके से आप लोगों ने उसका पूरा एक्सपोज किया हुआ है, लोगों में जागरूकता है। और जिन दर्शकों ने हमारा ये वीडियो देखा है, वो हमारे वीडियो देख रहे हैं, उनसे भी हम अपील करेंगे कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, ताकि ये जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं उन लोगों तक भी पहुंच सकें जिनको ये जानना बेहद जरूरी है। और एक राष्ट्र के रूप में और एक राष्ट्र के जिम्मेदार नागरिक के रूप में हम अपनी अपनी भूमिकाओं में किस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं, किस तरीके से योगदान कर सकते हैं, वो आप करिए। बाकी उम्मीद करते हैं ये जो बातचीत हमारे वक्ताओं से आपने सुनी कि आपको पसंद आई होगी, तो कमेंट करके हमें बताइए कि सहयोगियों और अमित जी से आपकी ये बातचीत कैसी लगी। और स्वस्थ रहिए, ख्याल रखिए, धन्यवाद। Namaste. Please remember to subscribe to us and switch on the notifications for this channel. For our other social media links, more content and to support our work, please visit citti.net. Dhanyavad. Namaskar.